स्टूडेंट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोगों की पढ़ाई और स्टडी अच्छे से चल रही है। आज से हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो या कोई भी जानकारी करनी हो तो वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करते हैं 9044881456। ठीक है, 9044881456 ये हमारी संस्था का नंबर है। या इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये विवेक सर का नंबर है, ये विवेक सर का नंबर है। आप इस पे फोन करके जानकारी ले सकते हो या व्हाट्सएप करके कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। आज से संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और वो ऑफलाइन क्लासेस हमारी टारगेटेड होंगी जेल वार्डन के लिए और एनटीपीसी के लिए और जो हमारा भी आगे लेखपाल और यूपीएसआई की भर्ती लगी है उसके लिए टारगेटेड बैच चलेंगे। जिन बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराना हो वो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी जानकारी बैच से रिलेटेड या फिर कोई और अन्य जानकारी आप इस नंबर से व्हाट्सएप या फोन के जरिए ले सकते हैं। ठीक है, आज हम आप क्लासेस शुरू कर रहे हैं भाई विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हम लोगों ने कल की क्लास से स्टार्ट किया था कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण भारत को जीता था, लेकिन जब वो खुद राजा बना तो उसके समय दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया। दक्षिण भारत के स्वतंत्र होने के बाद विजयनगर, बहमनी और मदुरा नामक 3 साम्राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए। उसमें से विजयनगर एक सबसे बड़ा था। विजयनगर के बारे में हमने कल जानकारी आपको दी थी, है ना। विजयनगर में 4 साम्राज्य हुए, संगम, सुलुभ, तुलु और अराविडु। संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलु वंश और अराविडु। संगम वंश की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। जो संगम वंश की स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और अपने पिता के नाम पर संगम वंश इसका नाम रखा था। विद्याधर इनके गुरु थे और पहले मोहम्मद बिन तुगलक इनको पकड़ के ले गया था और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया। बाद में दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए दोनों भाइयों को भेजा। वहां पर विद्याधर इनको मिले। विद्याधर ने इनकी शुद्धिकरण किया और इनको दोबारा से हिंदू धर्म में लाकर और इनको वहीं इन्होंने एक साम्राज्य बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य विद्याधर की देन थी, है ना। विजयनगर का मतलब होता है विद्यानगर। संगम वंश में आते आते इन्होंने हरिहर, सबसे पहले हरिहर प्रथम बना। हरिहर प्रथम के बारे में हमने आपको बताया था। अच्छा, 1336 में इन्होंने स्टार्ट किया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो हरिहर प्रथम इसका संस्थापक था। जो संगम वंश था, संगम वंश की स्थापना हरिहर व बुक्का प्रथम ने की थी। संगम वंश के बाद आएगा सुलु वंश। सुलु वंश की स्थापना नरसिंह प्रथम करेंगे। इसके बाद तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह करेंगे, वीर नरसिंह। और इसके बाद आएगा अराविडु वंश की स्थापना तिरुमाल करेंगे। ठीक है, तिरुमाल करेंगे। हरिहर बुक्का, नरसिंह सुलु, वीर नरसिंह और तुरुमाल, सुलु, तुलु और अराविडु। अब संगम वंश में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हरिहर प्रथम। अच्छा, और एक बात हमने आपको बताई थी कि वो जो मुस्लिम आक्रांता था बहाउद्दीन गुरशस्प, उसको पकड़ने के लिए ये गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना गई थी जहां पर उन्होंने कामपिली को पूरा बर्बाद कर दिया था। कामपिली जो हरिहर और बुक्का थे वो पहले होयसल के सामंत थे, बाद में कामपिली में मंत्री बने थे। याद रखना, पहले होयसल के सामंत थे, बाद में कामपिली के मंत्री बने थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गुरशास्प को पकड़ने के लिए कामपिली पे अटैक किया था तो उसने पूरी कामपिली को बर्बाद कर दिया था और हरिहर बुक्का दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार करा के दिल्ली ले गए थे। इसके बाद संगम वंश में हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम। अच्छा, संगम, सुलभ, तुलु, अराविडु ये तो वंश हो गया। इनकी राजधानियों क्रम में बताया था अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडी और चंद्रगिरी। अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडी और चंद्रगिरी। ठीक है, अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडी और चंद्रगिरी 4 इनकी राजधानियां थी। संगम, सुलभ, तुलु, अराविडु। बाद में इनकी राजधानी हम्पी बनी थी। जो वर्तमान स्थिति इनकी है हम्पी, किस स्टेट में है? कर्नाटका। किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। हरिहर प्रथम का जो टाइम पीरियड था 1336 से 1356 तक, 1336 से 1356 तक ये इसका संस्थापक था और इसने अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया।
हमने आपको राजधानी क्रम बताया था। देखो, राज्यों का क्रम और राजधानी क्रम हमने कल बता दिया था। राज्यों क्रम संगम, सुलभ, तुलु, अराविडु। राजधानी क्रम है अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडी और चंद्रगिरी। तो जो हरिहर प्रथम था, पहली इसने राजधानी अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी को राजधानी बनाने के बाद इसने राजधानी परिवर्तन करके विजयनगर में परिवर्तित कर दिया। 1346 में होयसल वंश को अपने विजयनगर में मिलाया। ठीक है, 1353 में मादुरा को जीता। 1352 या 53 में मादुरा को जीता। अब याद रखना, मादुरा को जब इसने हरिहर प्रथम ने जीता था तो इसके साथ बुक्का प्रथम में था, क्योंकि बुक्का प्रथम 1346 में संयुक्त रूप से राजा बन गया था। संयुक्त रूप से राजा बन गया था। और 1352 का जो होयसल से इनकी लड़ाई हुई थी तो उसमें बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम दोनों भाई साथ में थे। उसके बाद 1356 में क्या हुआ, हरिहर प्रथम ने त्याग इस्तीफा दे दिया, हट गया। बुक्का प्रथम पूर्ण रूप से राजा बन गया। ठीक है, तो हरिहर प्रथम ने क्या किया था, 1352 में मादुरा को जीता था, 1346 में होयसल को जीता था, बस। इसके बाद 1356 से लगाकर 1370 तक बुक्का प्रथम ने राज्य किया था। बुक्का प्रथम 1346 से ही संयुक्त रूप से राजा बन गया था, लेकिन इसने क्या किया, 1374 में चीन में एक दूत मंडल भेजा। विजयनगर का पहला राजा जिसने विदेश में दूत मंडल भेजा था, बुक्का प्रथम। कब? 1354 में। इसके बाद 1377 में उसने मदुरई पर पूरा अधिकार कर लिया। मदुरई पर पूरा अधिकार करके उसको दिल्ली विजयनगर साम्राज्य मिला लिया। याद रखना, 1352 में जो हरिहर प्रथम ने अटैक किया था वो अटैक मदुरई पर अधिकार करने का था, लेकिन 1374 में अटैक किया बुक्का प्रथम ने, उसने मदुरई को खत्म करके विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही ला दिया। अब विजयनगर साम्राज्य था वो रामेश्वरम तक फैल गया था, दक्षिण में, दक्षिण भाग के किनारे तक रामेश्वरम तक फैल गया था। ठीक है, उस जो बहमनी सुल्तान था मोहम्मद शाह से इसने युद्ध किया। बहमनी जो इनकी एक पैरेलल सीरीज चल रही थी, विजयनगर के शासक बहमनी के मोहम्मद शाह से इसने युद्ध किया। युद्ध के बदले में फिर बाद में से एक समझौता हुआ, जिस समझौते में गोदावरी और तुंगभद्रा का जो दोआब का क्षेत्र था, देखो इनमें युद्ध होता था टैक्स और कर और जमीन के लिए। जिसके पास जितनी उपजाऊ जमीन होगी उतनी इनकी भाई अनाज उसमें ज्यादा उगेगा, अगर अनाज ज्यादा उगेगा तो इनको टैक्स वगैरह ज्यादा मिलेगा। तो इन विजयनगर और बहमनी में सिर्फ कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब को, भाई नदियों के किनारे जो खेती होती है उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें उगती हैं, तो उस दोआब के क्षेत्र की भी लड़ाई हुआ करती थी। जब बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम की लड़ाई हुई थी, उसके बाद रिजल्ट ये निकला था कि बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का क्षेत्र विजयनगर में ले लिया था, और कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमा घोषित किया था। कृष्णा नदी को, तुंगभद्रा नहीं थी, ठीक है, कृष्णा नदी को घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद अच्छा, वो जो तुंगभद्रा नदी थी वो दोआब का क्षेत्र था, रायपुर उसका नाम था, है ना, रायचूर। उसने हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किए थे, है ना। उसने हिंदू धर्म के लिए जो जितने भी धर्म मतलब हिंदू से संबंधित जितनी भी चीजें थी, ग्रंथ, पुराण, महापुराण और पत्रिकाएं, सबके टीके बनवाए। टीके मतलब छोटे छोटे गुटके बनवाए और हर जगह बंटवा दिए। और क्या किया भाई, हर जगह बंटवा दिया। इससे हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। बुक्का प्रथम के समय कृष्णा नदी, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की सीमा मानी गई। इसके बाद सेशन शुरू होता है हरिहर द्वितीय का। हरिहर द्वितीय जो था 1377 से 1404 तक, तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि ले ली। महाराजाधिराज की उपाधि लेने के बाद इसने श्रीलंका के राजा से भी टैक्स लिया था। श्रीलंका के राजा से टैक्स लेना शुरू कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा शासक जिसने श्रीलंका के राजा से टैक्स लिया था, तो हरिहर द्वितीय। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से इसने गोवा और बेलगांव को छीन लिया था। बहमनी साम्राज्य से इसने गोवा और बेलगांव को छीन लिया था। इसके बाद गोवा और बेलगांव को छीन लिया। इसके बाद दक्षिण भारत पर इस प्रकार हरिहर द्वितीय का जो शासन था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। इसके बाद नंबर आता है देवराय प्रथम का। सबसे पहले देवराय प्रथम में याद रखना निकोलस कोंटी एक यात्री था जो देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था, निकोलस कोंटी।
ठीक है। इसके बाद क्या किया इसने, इसने जैसे ही राज्याभिषेक कराया, फिरोज शाह बहमनी पर इसने अटैक कर दिया। बहमनी साम्राज्य का एक जो सुल्तान था फिरोज शाह बहमनी, उस पर हरिहर द्वितीय ने देवराय प्रथम ने अटैक कर दिया। देवराय प्रथम ने अटैक करने के बाद इसकी हार हुई। हार में इसने हाथी, जेवरात और धन दिया, और उसके साथ साथ अपनी लड़की की शादी भी एक संधि की वजह से अपनी लड़की की शादी फिरोज शाह बहमनी से की। और जो दोआब क्षेत्र बांकापुर था, देखो रायचूर तो उसने बुक्का प्रथम ने ले लिया था, रायचूर बुक्का प्रथम ने ले लिया था, लेकिन दोआब क्षेत्र जो बांकापुर था, बांकापुर बहमनी को देना पड़ा, बांकापुर बहमनी को देना पड़ा। ये एक बहुत ही मतलब बिना सोची समझी से ही अटैक करने वाला एक प्लान था, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं। निकोलस कोल्टी इसके समय में भारत आया था और इसने बहुत सी जन कल्याण योजनाएं लागू की। इसने बहुत सी जन कल्याण योजनाएं लागू की। तुंगभद्रा पर इसने बांध बनाया, बांध से पानी को स्टोर किया गया, है ना। बहुत सारे तालाब और झीलें बनाई गई, जिससे सिंचाई के लिए साधन और उपलब्धियां बहुत सी बढ़ी। और उसके बाद क्या किया इसने, बांध से इसने और बहुत ही मतलब जो किसानों के लिए जो काम था इसने बहुत सारा कराया था। नहरें निकलवाई थी, है ना। और जो सिंचाई था, उस सिंचाई को उसने कर मुक्त कर रखा था। किसने भाई, देवराय प्रथम ने। अब इसके बाद नवरात्रि, होली, दीपावली आदि त्योहारों को ये बहुत धूमधाम से मनाता था। इसके बाद देवराय प्रथम के विषय में ये कहा गया है कि इसने मुक्त सभागार में व्यक्तियों को सम्मानित किया। मुक्त सभागार, ये अपनी सभा में जो बैठकें कराता था उसमें व्यक्तियों को सम्मानित करता था। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता था उनको ये सम्मानित करता था, सबके सामने, सभा के, है ना, पूरी सभा के सामने। इसके बाद नंबर आता है देवराय द्वितीय 1422 से 1406। देवराय प्रथम तक कल हम लोगों ने कर लिया था। देवराय द्वितीय 1422 से 1446, 1422 से 1446। यह इस वंश का महानतम शासक था, ठीक है। जो देवराय द्वितीय था, ये इस वंश का महानतम शासक, सबसे महान शासक था। देवराय द्वितीय सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक था। इसे इंद्र का अवतार बोला जाता है, इसे इंद्र का अवतार बोलते हैं, इसे इंद्र का अवतार कहते हैं, ठीक है। इसे इंद्र का अवतार कहते हैं, याद रख। ईरानी लेखक, ईरानी व्यक्ति, ईरानी लेखक अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक इसके समय विजयनगर आया, इसके समय विजयनगर आया, ठीक है। इसके बाद इसके समय विजयनगर आया था, है ना। और नूनिज था, एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली नूनिज, नूनिज ने भी इसी के समय यात्रा की, इसी के समय यात्रा की थी, ठीक है। इसने क्या किया, नूनिज ने यह बताया, जो पुर्तगाली जो नूनिज था उसने बताया कि ये जो देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय श्रीलंका, बर्मा, मलाया से कर लेता था, से कर लेता था। इसने बदरायण का जो ब्राह्मण सूत्र है, बदरायण का बदरायण के ब्राह्मण सूत्र का टीका बंटवाया, टीका बंटवाया, ठीक है। टीका का मतलब गुटखा, जो छोटे छोटे आते ना पढ़ने वाली किताबें, उनको हम लोग टीका या गुटखा बोलते हैं। वो बदरायण के ब्राह्मण सूत्र का इसने टीका या गुटखा
बंटवाया था। ठीक है, इसने कोंड विदु को विजयनगर में मिलाया था। कोंड विदु को विजयनगर में मिलाया था। ठीक है, तो जो देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महानतम शासक था। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महानतम शासक था। जो इस विजयनगर साम्राज्य जो संगम वंश चल रहा था, अभी हम लोग संगम वंश ही पढ़ रहे हैं, संगम वंश का जो सबसे महानतम राजा था वो देवराय द्वितीय। जो सीरीज थी वो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, है ना, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय। ठीक है, सीरीज याद कर लेना ऐसे ही। देखो, हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय द्वितीय। ठीक है, ये सीरीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है इधर उधर करके, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय और देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, है ना, देवराय प्रथम था। ठीक है, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय के बाद था देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम के बाद आएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, फिर यहां से देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो देखो देवराय द्वितीय के बारे में क्या क्या बोला गया था। ये संगम वंश का सबसे महान शासक था। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय को बोला गया है, और इसे इंद्र का अवतार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम वंश या विजयनगर के किस शासक को इंद्र का अवतार कहते हैं। तो देवराय द्वितीय। ईरानी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता भाई, बहुत, यहीं से क्वेश्चन आता भी है। अब्दुल रज्जाक और नूनिज, अब्दुल रज्जाक नूनिज किसके दरबार में आए थे? तो देवराय द्वितीय। भाई याद रखना, अब्दुल रज्जाक ईरान का, या ईरान का, इसी को आप बोल दो फारसी, है ना। अब्दुल रज्जाक कहां का था? ईरान का। नूनिज कहां का था? पुर्तगाल का। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि नूनिज किस देश से आया था? पुर्तगाल। अब्दुल रज्जाक कहां का था? ईरान का। तो ईरानी लेखक अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली लेखक नूनिज, ये दोनों ही देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, ये दोनों ही देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। श्रीलंका, बर्मा, मलाया, नूनिज ने अपनी बुक में बताया था कि देवराय द्वितीय जो है वो श्रीलंका, बर्मा और मलाया, श्रीलंका, बर्मा और मलाया, श्रीलंका और बर्मा और मलाया से टैक्स लेता था। श्रीलंका से टैक्स लेता था, बर्मा से टैक्स लेता था और मलाया से भी ये टैक्स लेता था। अच्छा, श्रीलंका से टैक्स सबसे पहले किसने लिया था? श्रीलंका से टैक्स सबसे पहले किसने लिया था? हरिहर द्वितीय ने। सबसे पहला शासक जिसने श्रीलंका से टैक्स लेना शुरू किया था हरिहर द्वितीय था। बुक्का प्रथम ने क्या किया था? बुक्का प्रथम ने अपना जो साम्राज्य था वो रामेश्वरम तक फैला दिया था। बुक्का ने साम्राज्य रामेश्वरम तक फैला दिया था। किसको? मदुरई को जीतकर। कब? 1473 में। ठीक है, देवराय द्वितीय ने बदरायण के ब्राह्मण सूत्र का टीका बंटवाया। जो बदरायण का ब्राह्मण सूत्र है, ब्राह्मण सूत्र का छोटा छोटा टीका, मतलब टीका का मतलब होता है कि छोटा बुक, छोटी जो चौपतिया टाइप की होती है ना, तो वो बनवा के बंटवाया था। फिर कोंडविदु को विजयनगर साम्राज्य मिला था। कोंडविदु जो था उसको विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से जो संगम वंश की जो सीरीज है वो ऐसे ही चली। संस्थापक कौन हुआ भाई? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय। अब देवराय द्वितीय के बाद देखो कौन आता है? देवराय द्वितीय के बाद नंबर आता है मल्लिकार्जुन का। किसका नंबर आता है भाई? मल्लिकार्जुन का। मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश पर मल्लिकार्जुन का अधिकार हुआ 1446 से 1465। 1446 से 1465। ठीक है, इसके बाद इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय होगा। इसके बाद इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय होगा। मल्लिकार्जुन के बारे में क्या क्या कहा गया है कि 1446 में ये राजा बना था। तो इसके राजा बनते ही
उड़ीसा व बहमनी ने, उड़ीसा व बहमनी ने आक्रमण किया। उड़ीसा व बहमनी ने आक्रमण किया। ठीक है, किसके शासनकाल में उड़ीसा और बहमनी ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया था? तो भाई मल्लिकार्जुन के समय में। इसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना चीनी यात्री महुयान, चीनी यात्री महुयान इसके समय में आया था, इसके समय में आया। चीनी यात्री महुयान इसके समय में आया था। चीनी यात्री महुयान किसके समय में आया था भाई? नागार्जुन के, मल्लिकार्जुन के समय में। ठीक है, चीनी यात्री महुयान आया और इसके समय में ही संगम वंश का पतन शुरू हो गया। संगम वंश का पतन शुरू हुआ, संगम वंश का पतन शुरू हुआ। तो भाई ये मल्लिकार्जुन का सीजन था 1446 से 1465 तक का। लगभग 19 साल ये विजयनगर की गद्दी पर बैठा था, संगम राजवंश पर, है ना। तो इसके समय में क्या हुआ? संगम राजवंश जो था वो पतित होने लगा, है ना। संगम राजवंश का पतन शुरू हो गया और जैसे ये गद्दी पर बैठा, जैसे ये गद्दी पर बैठा तो उड़ीसा और बहमनी नामक दो रियासतें जो थी, दो साम्राज्य थे, उन्होंने मिलकर मल्लिकार्जुन पर अटैक कर दिया। ठीक है, इसकी हार हुई थी। ठीक है, प्रौढ़ देवराय के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और भाई और कुछ डाल देगा बुक्का। तो देवराय, प्रौढ़ देवराय का मतलब आप या देवराय करोगे या देवराय द्वितीय करोगे, बिल्कुल गलत होगा। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम प्रौढ़ देवराय था। ठीक है, चीनी यात्री महुयान किसके समय में आया था ये? अच्छा, अगर हम पूछे निकोलस कोंटी किसके समय में आया था भाई? निकोलस कोंटी, तो निकोलस कोंटी आया था देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में। और उसके बाद जो नूनिच किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में। नूनिच किसके समय में आया था भाई? देवराय द्वितीय के समय में नूनिच। और नूनिच के बाद एक और आया था ईरानी अब्दुल रज्जाक। नूनिच था पुर्तगाली और अब्दुल रज्जाक था ईरानी। ये दोनों आए थे देवराय द्वितीय के समय में। महुयान आया था मल्लिकार्जुन के समय में। महुयान किसके समय में आया था? मल्लिकार्जुन के समय में। और मल्लिकार्जुन को ही प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। ऐसा शासक जिसको इंद्र का अवतार कहते थे, देवराय द्वितीय। ऐसा शासक जिसको इंद्र का अवतार कहते थे, देवराय द्वितीय। संगम वंश का पतन देखो यहां से शुरू होता है। अब यही लिख लो सबसे लास्ट में, विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय इसका टाइम पीरियड है 1465 से 1485। इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक था। तो देखो इस तरह से यहां से संगम वंश खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? संगम वंश खत्म हो जाता है। संगम वंश के बारे में आपने कितनी जानकारी ली है कि संगम वंश जो था वो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी अपने पिता संगम के नाम पर, अपने पिता के नाम पर की थी, याद रखना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु के नाम पर की थी। विजयनगर का मतलब विद्यानगर, और इनके गुरु थे विद्याधर। इसका जो संस्थापक था संगम वंश का, वो हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम पहला राजा था, विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम राजा था। विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम राजा था। विजयनगर के साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश हुए थे, संगम, सुलभ, तुलुभ और आरावीडु। इन्होंने लगभग 300 सालों तक भारत पर राज्य किया था। ठीक है, इनकी राजधानियां थी अनेकौंडी, विजयनगर
और बनेकोंडी और चंद्रगिरी, ठीक है। अनेकोंडी विजयनगर और बेनुगोंडा और चंद्रगिरी, ये 4 राजधानियां थी। संगम, सालुर, तुलुव और अराविडु, ये 4 वंश थे। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय बोलते हैं। मोहयान इसके समय में आया था, है ना, प्रौढ़ देवराय और मोहयान इसके समय में आया था। उड़ीसा और बहमनी ने अटैक किया था इसके ऊपर, ठीक है, और पतन शुरू हो गया था संगम वंश का। तो संगम वंश का पतन किस राजा के समय शुरू हुआ था? तो भाई उसका आपका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का हमारा अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, और पहला शासक हरिहर प्रथम। देखो, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के बाद कौन है भाई? मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय। 6 राजा हुए थे, 6 राजा हुए थे इनके भाई। संगम वंश में 6 राजा हुए थे, 6, ठीक है। नोनिज अब्दुल रज़ाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में। निकोलस कोंटी देवराय प्रथम के समय में, ठीक है। और मोहयान प्रौढ़ देवराय के समय में। और प्रौढ़ देवराय किसको बोलते थे हम? मल्लिकार्जुन को। अब यहाँ पे संगम वंश समाप्त हो गया, ठीक है। 1436 में ये शुरू हुआ था, नहीं सॉरी 1336 में, और 1485 में ये खत्म हो गया। 1336 में शुरू हुआ और 1485 में खत्म हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है सालू वंश। सालू वंश, ठीक है। संगम वंश खत्म हो गया। संगम वंश खत्म होने के बाद अब नंबर आता है सालू वंश। सालू वंश जो था ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला था, 1485 से लेकर 1505, 1485 से 1505 तक इसका टाइम पीरियड है। सालू वंश, जो सालू वंश था इसका जो संस्थापक था, सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। देखो, नरसिंह सालू इसका संस्थापक था। पहले आपको बता दें, नरसिंह सालू संस्थापक था। नरसिंह सालू इसका संस्थापक था। अब देखो, सालू वंश है क्या? सालू वंश के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, क्या क्या इसके कारण थे। अब देखो, जब हमने आपको बताया था कि जो मल्लिकार्जुन था वो संगम वंश के, मल्लिकार्जुन के समय में संगम वंश का पतन शुरू हो गया था। जब संगम वंश का पतन शुरू हुआ और विजयनगर साम्राज्य जब मतलब लड़खड़ाने लगा, एक तरह से आप ये बोलो, तो उसकी जो आसपास की रियासतें थी, आसपास के जो साम्राज्य थे वो शक्तिशाली होने लगे, यूनिटी बनाने लगे कि भाई विजयनगर कमजोर हो रहा है, विजयनगर पे अटैक कर दो। चूंकि विजयनगर एक बड़ा साम्राज्य था और इसे अटैक करने के बाद हम सब मिलकर जो भी अपना यहाँ पे है सब मिलकर राज्य करेंगे, लेकिन कैसे भी करके विजयनगर को उठाएंगे। तो एक व्यक्ति था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने पूरा बीड़ा उठाया विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखते हुए एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालू ने राज सिंहासन पर बैठकर संगम वंश का खात्मा करके सालू वंश की स्थापना की, ठीक है। तो नरसिंह सालू इसका संस्थापक था, ठीक है। नरसिंह सालू इसका संस्थापक था। और विजयनगर के पतन को देखते हुए, लिख लो भाई, विजयनगर के पतन को देखते हुए, विजयनगर के पतन को देखते हुए प्रथम बलाहपार द्वारा संगम वंश खत्म किया गया। संगम वंश खत्म किया गया। संगम वंश खत्म किया गया और नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना कर दी। अब देखो, सालू वंश ने सबसे पहले आते थे क्या किया था, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, देखो सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए
व्यापारियों से घोड़ों का आयात किया। क्या किया भाई? अरब व्यापारियों से घोड़ों का आयात किया। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इन्होंने अरब व्यापारियों से घोड़ों का आयात किया। ठीक है। जो नरसिंह सालू था, सालू वंश का संस्थापक था। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 की मृत्यु के बाद बलाहार प्रथम था। बलाहार प्रथम के द्वारा संगम वंश को उखाड़ फेंका गया और संगम वंश पर संगम वंश के बाद विजयनगर पर दूसरा वंश सालू वंश काम करने लगा। ठीक है। सालू वंश काम, जब देखो सालू वंश ने काम किया तो सालू वंश के लिए मेन टारगेट क्या था? जो बहमनी साम्राज्य और अगल बगल की जो छोटी छोटी रियासतें हैं, उड़ीसा हो गया और मदुरई भी टपक रहा था बीच बीच में, तो इनसे निपटना था। इनसे निपटने के लिए सबसे पहले सेना को, किसी भी राज्य को, एक यही की बात नहीं, एक ये नेसेसरी बात है, मैंडेटरी सबके लिए है कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, है ना, अपने देश को अगर मजबूत करना है, सिक्योरिटी मजबूत करनी है, तो सेना से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले नरसिंह सालू ने क्या किया? अरब व्यापारियों से घोड़े लेना शुरू किया, है ना, घोड़े लेना शुरू किया, घोड़ों का आयात किया। ठीक है। फिर क्या किया? नरसिंह सालू ने अपने पुत्र के संरक्षण के लिए नरसा नायक, पुत्र के संरक्षण के लिए अपने पुत्र के संरक्षण के लिए नरसा नायक को नियुक्त किया। नरसा नायक को नियुक्त, अपने पुत्र के संरक्षण के लिए नरसा नायक को नियुक्त किया। अब देखना, वीर नरसिंह जो थे वो ये समझते थे कि भाई हम राजा तो बन गए, लेकिन भाई दुश्मनी हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अपना जो पुत्र था, इनका एक पुत्र था, उसके संरक्षण के लिए नरसा नायक बहुत ही वीर, बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति था। नरसा नायक ने क्या किया? पुत्र के संरक्षण में काम किया और काम करते करते इसने चालाकी से इसने राजगद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है। क्या किया? चालाकी से इसने राजगद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है। अब कार्यकाल खत्म हो गया, सालू नरसिंह का कार्यकाल खत्म हो गया। अब इसने राजगद्दी किसने ले ली भाई? नरसा नायक ने। तो नरसिंह जो सालू थे वो सालू वंश के संस्थापक थे 1485 से 1505 तक। सालू नरसिंह इसके संस्थापक थे। विजयनगर के पतन को देखते हुए प्रथम बलाहार द्वारा संगम वंश को उखाड़ फेंका गया या खत्म कर दिया गया। सबसे पहले इसने सेना को मजबूत किया और अरब व्यापारियों से घोड़ों का आयात किया। इनके एकमात्र जो पुत्र था उसके संरक्षण के लिए नरसा नायक को नियुक्त किया, लेकिन नरसा नायक ने आगे चलकर चालाकी पूर्वक सालू वंश की गद्दी प्राप्त कर ली और वह राजा बन गया। लिखो नरसा नायक अब राजा बन गया। ठीक है। नरसा नायक अब यह राजा बन गया। इसने क्या किया? चोल पांड्य को हराकर विजयनगर के अधीन ला दिया। विजयनगर के अधीन ठीक है। विजयनगर के अधीन ला दिया। अब देखो 1505 में क्या हुआ? इसके पुत्र वीर नरसिंह ने इम्बादी की हत्या करके, ठीक है, 1505 में इसके पुत्र वीर नरसिंह ने इम्बादी की हत्या करके
हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की। अब देखो यहां से सुलु वंश भी खत्म हो जाता है आपका। नरसा नायक तो जो था, तो नरसा नायक जब राजा बना तो नरसा नायक ने क्या किया, सबसे पहले चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य राजाओं को जीता। चेर, चोल और पांड्य राजाओं को जीतकर विजयनगर साम्राज्य के अधीन ला दिया, विजयनगर साम्राज्य के अधीन ला दिया। और इसके बाद 1505 में एक पुत्र हुआ वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इम्बादी, इनके बाद एक राजा हुए होंगे इम्बादी, उनकी हत्या करके सुलु वंश को खत्म कर दिया। ठीक है, सुलु वंश जैसे ही खत्म हुआ तो वीर नरसिंह ने क्या किया, सुलु वंश की जगह तुलु वंश की स्थापना कर दी, तुलु वंश की स्थापना कर दी, है ना। तुलु वंश का जो कार्यकाल होगा, तुलु वंश का जो कार्यकाल होगा वो 1505 से लगाकर 1570, 1505 से लगाकर 1570, ठीक है, 1505 से लगाकर 1570 तक होगा। तो देखो हम लोगों ने संगम वंश पढ़ लिया, सालू वंश पढ़ लिया। सालू वंश में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं था। सालू वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह शालू ने, नरसिंह शालू ने इसकी स्थापना की थी। और नरसिंह शालू ने अपने साम्राज्य को, मतलब विजयनगर को दुश्मनों से बचाने के लिए अरब व्यापारियों से घोड़े खरीदे, अरब व्यापारियों से घोड़े खरीदे और अपनी सेना को मजबूत किया। ठीक है, अब इसके एक पुत्र था, इसके पुत्र को की सुरक्षा के लिए इन्होंने नरसा नायक को नियुक्त किया। नरसा नायक ने चालाकी पूर्वक राज सिंहासन ले लिया। नरसा नायक ने जैसे ही राज सिंहासन लिया तो इन्होंने चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य तीनों से युद्ध करके उनको हराया। हराने के बाद उनको विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लाए। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लाने के बाद 1505 में वीर सिंह ने इम्बादी की हत्या करके, वीर सिंह ने इम्बादी की हत्या करके सुलु वंश को खत्म किया और विजयनगर में तीसरे साम्राज्य तुलु वंश की स्थापना की, तीसरे साम्राज्य तुलु वंश की स्थापना की। सुलु वंश के बाद जब तुलु वंश स्टार्ट होता है, तुलु वंश, तुलु वंश का टाइम पीरियड है 1505 से लेकर 1570 तक, 1505 से लेकर 1570 तक। ठीक है, अब तुलु वंश का जो राजा था वो वीर नरसिंह था। कौन था भाई, वीर नरसिंह। अब देखो वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की इम्बादी को मारकर। जब इसने वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में के तीसरे वंश तुलु वंश की स्थापना कर दी तो ये विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इसने इसको द्वितीय बलापार कहा, द्वितीय बलापार कहा। क्या कहा, द्वितीय बलापार कहा। इसने इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी, द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी। अब जैसे इसने द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी तो जितना भी विजयनगर साम्राज्य था, जितने भी लोग थे, उनमें असंतोष फैल गया। इसके खिलाफ नारेबाजी होने लगी, इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, आंतरिक कलह मचने लगी। जब ये आंतरिक कलह मची तब फायदा उठाया बाहर वालों ने, उड़ीसा ने फायदा उठाया, पुर्तगालियों ने फायदा उठाया, बहमनी ने फायदा उठाया। इसने क्या किया, जैसे ही वीर नरसिंह ने द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी। अच्छा, प्रथम बलापहार की संज्ञा कब दी गई थी, प्रथम बलापहार की संज्ञा शालू वंश के समय दी गई थी, जब शालू वंश की स्थापना हुई थी। जब शालू वंश की स्थापना हुई थी तो देखो तब प्रथम बलापहार की संज्ञा देना लाजमी था, क्योंकि असंतोष की ज्वाला थी, संगम वंश का पतन हो रहा था। यहां तो कुछ नहीं था, यहां इसने वीर नरसिंह ने जबरदस्ती द्वितीय बलापहार की संज्ञा दे दी और इसके बाद बहुत ही आंतरिक कलह फैल गई, असंतोष फैल गया और इसके खिलाफ बहुत नारेबाजी होने लगी। 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। 1509 में वीर नरसिंह, 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। अब वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। अब देखो
प्रजा का माहौल ठीक नहीं है। तुलु वंश जो हो गया है उसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजा के खिलाफ असंतोष है, चारों तरफ गृह युद्ध मचा है, बाहर से जो बाहर वाले हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। तो इस विषम परिस्थिति में वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा 1509 से 1527। अब आप समझ सकते हो कि कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठा है तब विजयनगर साम्राज्य की स्थिति क्या है, वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य को कैसा बना के छोड़ा है। अब कृष्णदेव राय आगे गद्दी को कैसे चलाएगा, इसने ये क्या क्या काम करेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हमारी ये क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कृष्णदेव राय के बाद से पढ़ेंगे 1509 से 1527 तक। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं कृष्णदेव राय से कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था। ठीक है, इसने विजयनगर को गौरव और समृद्ध बना दिया था। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था तो पूर्व में उड़ीसा, उत्तर और पश्चिम में क्रमशः पुर्तगालियों ने हमला कर रखा था, उसको ले लिया था, विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया था। अब कृष्णदेव राय कैसे शासन करेगा आगे, क्या उसकी कूटनीति होगी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अब हम आपको थोड़ा अपने बैच के बारे में जो 19 तारीख से शुरू हो रहा है थोड़ा डिस्कस कर ले। 19 से जो शुरू तो 15 से ही हो गया आज से, लेकिन 19 से जो कंप्लीट बैच होगा वो जो हमारा जेल वार्डन का है, जेल वार्डन का एग्जाम है अभी 18 दिसंबर को। जेल वार्डन के एग्जाम के लिए अलग से बैच चलाया जाएगा। जो भी बच्चे जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसके बाद एनटीपीसी की शायद डेट आ चुकी है 15 दिसंबर, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद यूपीएसआई और लेखपाल, ये सारे बैचेस 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 19 तारीख को टारगेटेड बैच चलेगा, वो जेल वार्डन में चलेगा, जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को प्रस्तावित है। और इसके पहले जो नवंबर में एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, भाई दिल्ली पुलिस के लिए जो भी बच्चे हो, जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रहा हो, दिल्ली पुलिस में 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर की जीएस आएगी, 50 नंबर की जीएस आएगी। जो बच्चे दिल्ली पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो 19 तारीख को संस्था में आ जाए, और उसके पहले इस नंबर पे फोन जरूर कर लें। इस नंबर पे फोन जरूर कर लें 9044881456 9044881456। इस नंबर पे जरूर फोन कर लें। स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे हैं जिसमें 100 नंबर में 50 नंबर की जीएस आएगी, सिर्फ जीएस आएगी, उसके लिए 19 तारीख से बैचेस बिल्कुल फाइनली इसके शुरू हो जाएंगे। चाहे जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे वो जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें जानकारी आप इस नंबर से ले सकते हैं 9044881456। ठीक है, याद रखना 18 दिसंबर जेल वार्डन है और दिल्ली पुलिस 27 नवंबर इसकी डेट प्रस्तावित है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 40 दिन होंगे, मुश्किल से 40 दिन। ठीक है, तो 40 दिन में आपका सिलेबस खत्म। 3 से 4 घंटे की जीएस क्लासेस यहाँ चलेंगी ऑफलाइन में। ठीक है, उसके साथ स्टडी मटेरियल और जो भी आपको बुक्स, नोट्स वगैरह और जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह है सब आपको दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस स्पेशल, ठीक है, वो 9044881456 पे कांटेक्ट करके 19 तारीख से संस्था में जो भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। बाकी कुछ क्लासेस तो आज से ही शुरू है ना। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो 15 से आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनको आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए आ रहे हो तो इस नंबर पर फोन करके 19 तारीख से संस्था में एडमिशन सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।